सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और आज से हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी का एक आग्रह था कि सर कुछ इतिहास के कुछ टेक्निकल टॉपिक हैं, कुछ जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप डिस्कस कर दीजिए। तो आज से हम लोग प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया के वो महत्वपूर्ण और टेक्निकल टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जहाँ से छात्रों को अक्सर समस्या रहती है। तो इसमें हम लोग पहले पाषाण काल को पढ़ लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल, फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लेते हैं, फिर वैदिक काल को पढ़ लेते हैं। शुरू के ये 3 टॉपिक जहाँ से आपको लगभग 5 से 6 प्रश्न कंपलसरी मिलते हैं। इसके बाद हम लोग अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख एक प्रश्न जरूर देता है। अशोक के अभिलेख के बाद हम लोग मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली के बारे में, मंदिरों के बारे में पढ़ लेंगे। मंदिरों से एक प्रश्न अवश्य आता है। इसके बाद हम लोग साउथ इंडिया से शुरुआत करेंगे और साउथ इंडिया में मैं आपको संगम, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट आदि वंश जो भी हैं, साउथ इंडिया से एक प्रश्न अवश्य पूछा ही जाता है। तो हम लोग साउथ इंडिया को भी डिस्कस करेंगे। ये मेरा प्राचीन इतिहास का प्रोग्राम है पूरा, ठीक है। और आइए हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे पाषाण काल में। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि पाषाण काल में मेरा प्रोग्राम क्या है। देखो, इसको मैंने 4 खंडों में डिवाइड किया है। पहला मैं आपको मानव विकास पढ़ाऊंगा। पहले लेक्चर में केवल मानव विकास, जैसे अक्सर करके ये पूछा गया है, मानव का आदि पूर्वज कौन है, मनुष्य का निकटतम पूर्वज कौन है, किस मनुष्य ने सबसे पहले शवों को दफनाने की परंपरा शुरू की, इस तरह के तमाम प्रश्न है। मानव के विकास से एक प्रश्न आया ही आया है। तो पहला जो सेगमेंट है हमारा वो मानव विकास को पढ़ाएंगे। दूसरे में मैं आपको पुरापाषाण काल, तीसरा लेक्चर हमारा मध्य पाषाण काल, चौथा लेक्चर हमारा नवपाषाण काल और 5वां लेक्चर हमारा ताम्रपाषाण काल। और इस टॉपिक से पूछे गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सब लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं, और ये आपका नैतिक दायित्व भी है कि मैंने आपको जब आपके अनुरोध को स्वीकार किया, सब लोग अधिक से अधिक क्लास में आइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और आराम से चीज़ों को नोट डाउन करिए। मैं इतनी बढ़िया से सिस्टमैटिकली इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ा देना है कि इसके बाद फिर आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। तो आपके क्लास की शुरुआत कर रहा हूं और मानव के विकास से। यहां से एक प्रश्न अवश्य आया है, ध्यान से देखिएगा। मानव की उत्पत्ति और विकास, वैज्ञानिक अवधारणा क्या कहती है? मानव के विकास की वैज्ञानिक अवधारणा कहती है कि मनुष्यों का विकास, जो हमारा मानव है, उनका विकास प्राइमेट्स अर्थात नर वानरों से हुआ। ध्यान से देखिएगा, नर वानर जिनके अंतर्गत मूलतः 4 जीवों का समूह शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि प्राइमेट्स के अंतर्गत हमारे पास 4 ग्रुप हैं, नरवानर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरेंगुटैन। ध्यान रखिएगा, मनुष्य का विकास नरवानर यानी कपी से माना जाता है। मैंने प्राइमेट्स में आपके लिए 4 नरवानर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरेंगुटैन शामिल किए हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर कुछ विद्वानों ने इस समूह में लंगूर और छछूंदर को भी शामिल किया है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राइमेट्स में 4 जीवों का समूह है और वो हैं नरवानर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरेंगुटैन। फिर आगे हम लोग नर वानरों के विकास के संदर्भ में कुछ डिस्कशन करते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर वानरों में सबसे पहले हमें दिखाई पड़ता है रामापिथेकस, सबसे पहले। अब अक्सर करके एक प्रश्न आया है, कभी भी आपको रामापिथेकस के लिए ये नहीं चुनना है कि वो मनुष्य का आदि पूर्वज है। रामापिथेकस कभी भी मनुष्य का आदि पूर्वज नहीं है। पहली बात यह है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका निवास पेड़ों पर है। कहाँ पर है? पेड़ों पर है। इसने कभी भी धरती पर कदम नहीं रखा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, धरती पर कभी भी कदम नहीं रखा।
नोट करके चलिएगा मेरे साथ आप, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब बात यह है, रामापिथेकस के बाद हमें जो अगला उल्लेख मिलता है, अगली नरवानरों की श्रृंखला में जो अगला नाम है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, नर वानरों की वो प्रजाति जिसने सर्वप्रथम धरती पर कदम रखा। ध्यान दीजिएगा, धरती पर कदम रखा, जिसने अपने निवास के लिए पहली बार धरती पर कदम रखे, वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। और यही कारण है इसे मनुष्य का आदि पूर्वज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने रिंग कर दिया है। ये प्रश्न कई बार आया है कि मनुष्य का आदि पूर्वज कौन है और मनुष्य का निकटतम पूर्वज कौन है। निकटतम का मतलब अभी रिसेंट में सबसे करीबी पूर्वज कौन है। तो जब करीबी पूर्वज पूछा जाएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा, अभी आगे आएगा वो, निकटतम पूर्वज अगर पूछा जाता है तब जवाब चेंज हो जाएगा। निकटतम पूर्वज में जवाब होगा क्रो-मैग्नन। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं, निकटतम पूर्वज में जवाब हो जाएगा क्रो-मैग्नन। लेकिन अगर वो कह रहा है आदि पूर्वज, पहला पूर्वज, तो वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। इतनी बात समझ में आई? मुझे जवाब दीजिए। आगे देखिए, वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस की एक उपशाखा जिन्जैंथ्रोपस ने ही सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि पहला कारीगर मानव कौन सा है, तो पहला कारीगर मानव है होमो हैबिलिस। लेकिन अगर वो एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर रहा है कि वो किस शाखा ने पाषाण उपकरण बनाए होंगे, तो वो है जिन्जैंथ्रोपस। आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक शाखा जिन्जैंथ्रोपस ने ही सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रश्न को आप याद रखिए। और अगर हम बात करते हैं कि होमो हैबिलिस, तो ये देखिए आपके सामने ही है, ये होमो हैबिलिस, वो प्रजाति की बात अगर हम कर रहे हैं। होमो हैबिलिस पहला कारीगर मानव है, इसे पहला कारीगर मानव कहा गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इतने सरल ढंग से और इतने सिस्टमैटिकली इतिहास के प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप इसको पहली और अंतिम बार समझ के इसको तैयार करिए। इस टॉपिक को मैं प्रागैतिहासिक काल में 4 से 5 लेक्चर लूँगा। मैंने अभी पहले भी बताया है, आज केवल मानव का विकास में पढ़ाऊँगा, फिर अगला पुरापाषाण काल पूरा एक साथ, मध्य पाषाण काल फिर दूसरा तीसरा लेक्चर, चौथा नवपाषाण काल और पांचवा ताम्रपाषाण काल छोटा सा है। और उसमें फिर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके पिछले 20 से 25 वर्षों में, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टेक्निकल, वो सारे प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा पूरी व्याख्या के साथ। ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखिए, होमो हैबिलिस को पहला कारीगर मानव माना जाता है। लेकिन अगर वो कहते हैं होमो हैबिलिस और जिन्जैंथ्रोपस में अगर आपको चुनना हो दो में से एक, तो फिर जिन्जैंथ्रोपस को चुनिएगा। ठीक है ना। इतने टेक्निकल प्रश्न फिलहाल अभी पीजीटी में नहीं आए हैं। फिर आगे हमारे पास उल्लेख मिलता है हेडेलबर्ग मानव का। 10 लाख वर्ष पूर्व ये पाए जाते थे, लेकिन बाद में ये प्रजाति विलुप्त हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रजाति बाद में विलुप्त हो गई। और अब यहां पर यह बात है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कभी भी सीधा नहीं चलता था। यह बात ध्यान देने की बात है, वो झुक के चलता था। अब मामला यह है कि सीधा चलने वाला मानव, यानी कि जो सीधा खड़ा हुआ 2 पैरों पे चल रहा है, वो कौन सा मानव था? तो वो है होमो इरेक्टस इरेक्टस। यह सीधा खड़ा होने वाला मानव था। ध्यान रखिएगा, होमो इरेक्टस इरेक्टस, यह सीधा खड़ा होने वाला, सीधा चलने वाला मानव था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। मनुष्य का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, लेकिन वो 2 पैरों पे नहीं चलता था, वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता था। सीधा खड़ा होने वाला पहला मानव है होमो इरेक्टस। आगे देखिए, और यहां पर आप देख पा रहे हैं होमो इरेक्टस की 2 शाखाएं हैं। ध्यान से देखिएगा,
होमो इरेक्टस की दो शाखाएं हैं, एक जावा मानव है और दूसरा पीकिंग मानव है। एक जावा मानव है जिसे कहते हैं पिथेकैंथ्रोपस भी कह सकते हैं। जावा मानव के लिए एक शब्द आया है पिथेकैंथ्रोपस, और पीकिंग मानव यानी चीन में पाया गया है, इसे आप कह सकते हैं सिनेंथ्रोपस। बहुत विशेष बात है ये जावा मानव की। दोनों ही सीधे खड़े हो सकते थे, जावा मानव भी और पीकिंग मानव या फिर बीजिंग मानव, दोनों सीधे खड़े हो सकते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस कभी भी सीधे खड़ा नहीं हुआ। और फिर इसके बाद आप देखते हैं निएंडरथॉल, और फिर इसके बाद आपको अभी मैंने बताया कि ये क्रो-मैग्नान है जिसे मनुष्य का निकटतम पूर्वज कहा जाता है। बुद्धिमान मानव का एकदम मनुष्य का निकटतम पूर्वज, करीबी पूर्वज। क्लियर हो रही है बात? यहां से आपके पास 3-4 प्रश्न हैं। पहला, मनुष्य का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, मनुष्य का निकटतम पूर्वज क्रो-मैग्नान। 2 प्रश्न। तीसरा, सीधा खड़ा होने वाला मानव होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस में आप देख सकते हैं 2 शाखाएं हैं, जावा मानव की और पीकिंग मानव की। इसमें अभी बहुत सारी डिटेल हैं, आगे चलते हैं। चूंकि अब टॉपिक की शुरुआत हो गई है तो अब थोड़ा सा डिटेल भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी बातें आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है और बहुत सारी बातें केवल आपको समझने की दृष्टि से याद रखनी है। अब जैसे अगर ये कहा जाए कि भारत में मनुष्य की उपस्थिति का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, कितने लाख वर्ष पूर्व मिलता है, तो वो महाराष्ट्र में एक स्थल है बोरी। पहले आप इसे देखिए, ये कह रहा है मनुष्य ने सर्वप्रथम हिमयुग में धरती पर कदम रखा। ध्यान रखिएगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम हिमयुग में कदम रखा धरती पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस पूरे इतिहास के अध्ययन में जो हमारे पास मनुष्य की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण और मनुष्य के प्राचीनतम जीवाश्म जो हैं वो हमें दक्षिण अफ्रीका से मिलते हैं। ध्यान रखना होगा, जो लगभग 26 लाख वर्ष पुराने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, 26 लाख वर्ष पुराने हैं। विश्व में मनुष्य के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिले हैं, तो वो दक्षिण अफ्रीका से मिले हैं, 26 लाख वर्ष पुराने हैं। भारत में मनुष्य की उपस्थिति का प्राचीनतम प्रमाण आपको ये ध्यान रखना चाहिए बोरी से मिलता है। महाराष्ट्र में एक स्थल है बोरी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए वहाँ से हमें मनुष्य की कुछ गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं, न कि मानव जीवाश्म। आप देख पा रहे हैं भारत में पहली बार मानव की उत्पत्ति प्लाइस्टोसीन युग में आज से 5 लाख वर्ष पहले मानी जाती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, नवीनतम शोधों में ध्यान रखिएगा, भारत में मनुष्य की उपस्थिति का प्राचीनतम प्रमाण मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में वो स्थल बोरी है, पुणे जिले में है, और मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो अगर आपके लिए ये प्रश्न बन जाए कि ये बताइए भारत में मनुष्यों की उपस्थिति का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आपके लिए प्रश्न है, उत्तर है महाराष्ट्र में बोरी से मिला है। विश्व में मानव की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण हमारे पास दक्षिण अफ्रीका से हैं, वो लगभग 26 लाख वर्ष पुराने हैं। भारत में लगभग 14 लाख वर्ष पुराने हैं, और ये अभी नवीनतम खोज है हमारे लिए, और अभी भी ये माना जाता है कि अभी पुरातत्वविदों के लिए अभी शोध का विषय है। ठीक है ना? तो अब हम लोग कुछ डिटेल की तरफ चलते हैं, कुछ ऐसी डिटेल जो आपको जाननी चाहिए, भले वो परीक्षा में पूछी जाए या ना पूछी जाए। समझ विकसित करने के लिए आपको ये जानना चाहिए। वो कह रहे हैं जैसे रामापिथेकस, ये है रामापिथेकस का अस्थि अवशेष सर्वप्रथम किसे मिला, तो वो है रिचर्ड लेवी 1932 में।
आपसे पूछता है रामापिथेकस का जीवाश्म सर्वप्रथम किसे मिला, तो वो है रिचर्ड लेवी। 1932 में रामापिथेकस अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाया जाता था। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के जंगलों में रामापिथेकस की उपस्थिति है और कुछ प्रमाण इसके शिवालिक पहाड़ियों में भी मिले हैं। रामापिथेकस के कुछ प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों में भी मिले हैं। और फिर बाद में ध्यान रखिएगा, रामापिथेकस की दो शाखाएं जो जंगलों में ही रह गईं, तो वो केवल वानर वर्ग में ही सीमित रहीं। मैंने यहां पर लिखा है जो जंगलों में ही रहीं, वे महाकपि या फिर वानर वर्ग तक ही सीमित रहीं। और जो दूसरी शाखा जंगलों से बाहर आई, जमीन पर कदम रखा जिसने, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैंने आपको बताया था। और उसमें देखिए दूसरी शाखा जो मैदानी भागों में जाकर विकसित हुई, दूसरी शाखा ने जाकर मैदानी भागों में, रामापिथेकस की दूसरी वो शाखा जो मैदानी भागों में जाकर विकसित हुई और आगे उसने मैदानी भागों के हिसाब से अपने सांस्कृतिक लक्षणों का विकास किया, वो कहलाती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्लियर? जो जंगलों से बाहर निकले, और वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस कहा जाता है। ठीक है, और अब ध्यान देना है आपको कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस को मनुष्य का आदि पूर्वज कहते हैं। ये बात अब तीसरी बार रिपीट हो रही है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आधुनिक मानव का आदि पूर्वज कौन सा मानव है, तो वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस का जीवाश्म 1924 में रेमंड डॉर्ट ने खोजा था। ठीक है, रामापिथेकस के लिए रिचर्ड लेवी हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस के लिए रेमंड डॉर्ट हैं। ठीक है, अब कहाँ से खोजा? अफ्रीका में खोजा, दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल स्थान से, तवांग स्थल में चूने की खान से खोजा। ये केवल पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म खोजने वाले पुरातत्वविद विद्वान कौन थे, तो वो हैं रेमंड डॉर्ट। और ये ध्यान रखने की बात है कि रेमंड डॉर्ट ने ही इसे प्रथम आदिमानव घोषित किया। एक प्रश्न ये हो सकता है आपके लिए कि भाई जो मनुष्य का आदि पूर्वज है, जो पहला आदिमानव है, उसे रेमंड डॉर्ट ने पहला आदिमानव घोषित किया है। ठीक है ना? और एक बड़ी बात यह है कि चूंकि यह जीवाश्म दक्षिण अफ्रीका में मिला था, इसलिए यह भी माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई। मैंने आपको यह भी बताया कि जो मनुष्य की उत्पत्ति के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो दक्षिण अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पुराने हैं। और भारत में मनुष्य की उपस्थिति का प्राचीनतम प्रमाण तो वो है महाराष्ट्र का स्थल बोरी। आगे देखिए, आपको इस सूचना का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें एकदम क्लियर कट लिखी हुई हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण में पाया जाने वाला मानव। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण में पाया जाने वाला कपि। एक बड़ी बात यह है कि इसका संबंध किसी भी दशा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण में पाया जाने वाला मानव। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। मैंने वहां पे साफ तौर पे लिखा है इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कोई भी संबंध नहीं है। यह क्लियर हो रही है। और ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस की एक उपशाखा, अभी मैंने नाम लिया था, जिंजियांथ्रोपस ने ही सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए थे। ये बात याद रखिएगा आप।
गलत नहीं होना चाहिए, प्रश्न है और मेरी टेस्ट सीरीज़ में ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और एक बड़ी बात ये है कि मैं अभी जैसे ही परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी, 2 घोषणाएं हैं, जैसे ही परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी वैसे ही मेरा 45 से 60 लेक्चर, जैसा भी वो अनाउंसमेंट होगा परीक्षा की डेट का, एक क्रैश कोर्स हम लोग अनाउंस करेंगे और उसमें फास्ट ट्रैक में आपको पढ़ाऊंगा और लगभग 45 से 60 लेक्चर में आपको सारे इतिहास के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक बात। दूसरी, मेरी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी चल भी रही है और भविष्य में भी बड़ी योजना है। आप सबको इस बार फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए पूरे जी जान से जुटना है। इच्छुक जो भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। एक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं जो तीनों खंडों में बराबर डिवाइड होते हैं। हर टॉपिक से उसमें हर 3-4 प्रश्न मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। तो बेहतर है मेरे साथ YouTube की क्लास ज्वाइन करिए लगातार। भविष्य में मेरा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा और कम से कम टेस्ट सीरीज तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर ही लीजिए। फिलहाल आगे देखते हैं और अगले मानव की बात करें तो वो है होमो हैबिलस। ध्यान रखिएगा, इसे प्रथम कारीगर मानव माना जाता है। प्रथम पाषाण उपकरण का निर्माता अथवा प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। जिसने सबसे पहले अपने हाथों का प्रयोग किया। किसने किया? होमो हैबिलिस ने किया। होमो हैबिलिस और जिंजैंथ्रोपस में अगर कोई एक बात पूछी जा रही है, एग्जैक्टली जिंजैंथ्रोपस को हम होमो हैबिलिस के अंतर्गत ही रखेंगे। और अगर वो जिंजैंथ्रोपस और होमो हैबिलिस दोनों एक ही ऑप्शन में हैं, दोनों साथ में दिए हुए हैं, तब आप जिंजैंथ्रोपस को चुनिएगा। और अगर जिंजैंथ्रोपस ऑप्शन में नहीं है तब आप होमो हैबिलिस को आसानी से चुन सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि किसने पहली बार अपने हाथों का प्रयोग किया और पाषाण उपकरण बनाए, या कारीगर मानव कौन सा था? तो वो है होमो हैबिलिस। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सीधा खड़ा होने वाला मानव, पहले जब शॉर्ट में मैंने डिस्कस किया तो सीधा खड़ा होने वाला मानव था होमो इरेक्टस। सीधा खड़ा होने वाला, यानी कि जब ये सीधा खड़ा हो सकता है, अपने 2 पैरों पे चल सकता है, तो ये अपने हाथों का खुलकर उपयोग कर सकता है। ध्यान रखिएगा, होमो हैबिलिस अपने हाथों का खुलकर उपयोग नहीं कर सकता था। उसको चलने में दोनों हाथों और दोनों पैरों का उपयोग करना पड़ता था। ये सीधा खड़ा होने वाला मानव है होमो इरेक्टस। और मैंने आपको अभी बताया कि जावा मानव और पीकिंग मानव। जावा मानव के लिए मैंने बताया था पिथेकैंथ्रोपस और पीकिंग मानव के लिए मैंने आपको बताया था सिनेंथ्रोपस। और ध्यान रखिएगा, दोनों ही मानव नरभक्षी मानव थे और जब भूख लगती थी और कुछ भी नहीं मिलता था तो ये अपने ही समूह के सबसे कमजोर मानव को मार के खा जाते थे। तो जावा मानव और पीकिंग मानव दोनों ही नरभक्षी मानव थे। और फिर एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए यहाँ पर यह है कि होमो इरेक्टस का जीवाश्म किसने खोजा? तो होमो इरेक्टस का जीवाश्म मैंने अभी आपको बताया भी था, वो है यूजीन डुबॉय। ध्यान रखिएगा, यूजीन डुबॉय का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामापिथेकस के लिए मैंने आपको रिचर्ड लेवी का नाम बताया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आगे देखिए, आइए हम लोग जावा मानव के बारे में कुछ थोड़ी सी और विशेष जानकारियां देख लेते हैं। और जावा मानव के बारे में देखिएगा, इसे मैंने अभी बताया पिथेकैंथ्रोपस भी कहा गया है। और जावा मानव ने ही सर्वप्रथम हस्त कुठार बनाए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हैंड एक्स बनाए। अब एक बड़ी बात यह है, हैंड एक्स का मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी। जैसे अभी आपने पढ़ा मेरे साथ जिंजैंथ्रोपस या फिर होमो हैबिलिस, जिसने सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए, ऐसा मैंने कहा आपसे अभी। इसका मतलब ये है कि अभी चूंकि वो सीधे नहीं चलते थे,
सीधे नहीं चलते थे, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया, पत्थरों का उपयोग पाषाण उपकरणों के रूप में किया। अब देखिए थोड़ा सा एक डेवलपमेंट यहां पे दिखाई पड़ता है, हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी। अब यहां से देखिए टर्म्स शुरू होंगे। अभी ये प्रश्न आएगा कि वो हैंड एक्स, फिर चॉपर चॉपिंग पेबल, फिर बाईफेशियल यूनिफेशियल। तो अब जैसे ऐसे समझिए, हाथ की कुल्हाड़ी हैंड एक्स, जिसमें एक ही तरफ धार होती है। कुल्हाड़ी आपने देखी है वो कैसा होता है, कुल्हाड़ी में एक ही तरफ धार होती है। बात समझ में आ रही है? इस पर फिलहाल अभी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मानवों के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। जावा मानव के बारे में पहली बात यह हो रही है कि हैंड एक्स बनाने वाला पहला मानव वो है जावा मानव, पिथेकैंथ्रोपस। पत्थरों का पाषाण उपकरणों के रूप में प्रयोग करने वाला मानव कौन सा है? तो वो है जिंजैंथ्रोपस या फिर होमो हैबिलिस। बात क्लियर हो रही है? आगे देखिएगा, वो कह रहे हैं क्योंकि जावा मानव इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसकी खोज इंडोनेशिया के जावा द्वीप में हुई। ठीक है, आगे बहुत सारी बातें। सेलो नदी के किनारे, किस नदी के किनारे था भाई? सेलो नदी के किनारे था। किस गांव से था? तो वो टेनिल ग्राम से था। इसके अस्थिपंजर मिलते हैं। तो फिलहाल आपको यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए, जावा मानव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अस्थि अवशेष हमें इंडोनेशिया के जावा से मिलते हैं। और जो पीकिंग मानव है, इसका पैरेलल या बीजिंग मानव है, चीन में पाया गया। तो क्योंकि उसके अस्थि अवशेष हमको पीकिंग या बीजिंग से मिलते हैं। आप आगे देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि सबसे पहले जावा मानव ने ही, अगर ये प्रश्न आता है तो आग की खोज करने का श्रेय किस मानव को है? तो वो है जावा मानव। क्लियर? अब एक बड़ी बात है, जावा मानव ने आग की खोज की है। अभी जब मैं आपको पाषाण काल पढ़ाऊंगा तो किस काल में अग्नि की खोज हुई, किस काल में परिचय हुआ, वो सारी बातें बात की हैं। अभी यहां पर यह ध्यान रखना है, दो बातें आपको ध्यान रखना है। आग की खोज करने वाला मानव कौन है? तो वो है जावा मानव। और आग का सर्वाधिक प्रयोग जर्मनी के निएंडरथॉल मानव ने किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आग की खोज किसने की? तो वो है जावा मानव। ये कह रहे हैं आग का सर्वाधिक प्रयोग अपने सांस्कृतिक जीवन में किस मानव ने किया? तो वो है जर्मनी का निएंडरथॉल। ये बात क्लियर हो रही है? और आगे मैंने आपको बताया था कि ठीक ऐसे ही पीकिंग मानव है, बीजिंग मानव है, इसको सिनेंथ्रोपस भी कहा गया है। और इसका जीवाश्म, किसका जीवाश्म? पीकिंग मानव का जीवाश्म। ध्यान रखिएगा, सिनेंथ्रोपस जिसे हम कहते हैं 1927 में पीकिंग से लगभग 40 मील दक्षिण पश्चिम की ओर चाउकुटीम स्थान से मिला है। आपको केवल इतना ध्यान रखना चाहिए, पीकिंग मानव चाइना से और जावा मानव इंडोनेशिया से। वो स्थल कौन से हैं वो मैंने लिख दिया है, आप अपनी जानकारी के लिए याद कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। और यहां पे ध्यान देने की बात यह है, जावा मानव की तुलना में, जावा मानव की तुलना में, इट मीन्स पीकिंग मानव की बात हो रही है, इसकी मतलब पीकिंग मानव की, ठीक है ना? पीकिंग मानव की रीढ़ की हड्डी कुछ ज्यादा सीधी थी। देखिए, इसने हाथ का पूर्णतः खुलकर उपयोग किया। इन्होंने स्फटिक के नुकीले हथियार बनाए और ये समूह बनाकर गुफा में रहते थे। और इन्हें सिनेंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा गया है। सिनेंथ्रोपस, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया। और अब बात आती है निएंडरथॉल मानव की। ध्यान रखिएगा, निएंडरथॉल मानव खोज किसने की? 1856 में जर्मनी के डसलफोर्ड नगर में निएंडर घाटी से जोहेन
कार्ल फ्यूलरोटे का नाम याद रखिएगा, इन्होंने खोजा था। निएंडरथॉल मानव की खोज, इसका जीवाश्म 1856 में जर्मनी के डसेलफोर्ड नामक स्थान से निएंडर घाटी से जोहान कार्ल फ्यूलरोटे ने खोजा। अब ध्यान रखने की बात है, निएंडर वो जगह है, निएंडर घाटी वो जगह है, इसलिए इसको निएंडरथॉल मानव कहा गया। अब ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये बड़े सिर वाले मानव का प्ररूप था। बड़ा सिर मतलब बड़ा सिर था इसका, और पार्श्विक प्ररूप था। इसका मतलब यह है कि अभी के मानव की कुछ क्षमताएं इसके मस्तिष्क में विकसित हो रही थीं। ध्यान रखिएगा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, निएंडरथॉल मानव के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पहला मानव है जिसके मस्तिष्क में वाणी केंद्र विकसित हुए हैं। ये बढ़िया बात है। निएंडरथॉल मानव जो था, ये पहली बार एक ऐसा मानव है जिसने अपने समूह में संवाद स्थापित करने की कोशिश की। मतलब ये तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकते थे। एक बड़ी बात है ये, पहला मानव जिसके मस्तिष्क में वाणी केंद्र विकसित हुए। और इसी मनुष्य ने, किस मनुष्य ने? निएंडरथॉल मानव ने श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक जीवन, निएंडरथॉल मानव ने ही सर्वप्रथम सामाजिक जीवन की सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत की। श्रम विभाजन, बड़ी बात यह है कि महिलाएं घरों में रहती थीं, ध्यान रखिएगा, और पुरुष बाहर संसाधन जुटाते थे, शिकार करके ले आते थे। अर्थात यह मानव सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव है। यानी कि मानव जो सांस्कृतिक अवस्था की जो प्रारंभिक सूचनाएं हैं, जो प्रारंभिक शुरुआत है, वो कहां से मिलती है? निएंडरथॉल मानव से मिलती है। श्रम विभाजन, आप ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपसे बड़ा कॉमन पूछा गया है कि मानव शवों को दफनाने की परंपरा सर्वप्रथम किसने शुरू की? तो शवों को भी इसी ने दफनाया है। किसने? निएंडरथॉल मानव ने। आग का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? निएंडरथॉल मानव ने किया है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, समूह में शिकार करते थे, चकमक पत्थर के हथियार बनाते थे, और उससे भी बड़ी बात है, जानवरों की खाल के वस्त्र पहनते थे। यह इंपॉर्टेंट बात है। निएंडरथॉल मानव, शवों को दफनाने की परंपरा की शुरुआत, आग का सर्वाधिक प्रयोग, श्रम विभाजन की शुरुआत, सांस्कृतिक जो अवस्था है उसका प्रारंभिक चरण कहां देखने को मिलता है? तो वो निएंडरथॉल मानव में देखने को मिलता है। और यहां पर देखिए वही बात जो मैंने आपको अभी बताई, निएंडरथॉल मानव ने सर्वप्रथम शवों को दफनाने की परंपरा शुरू की। ध्यान रखिएगा, दफनाने की परंपरा की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। और शवों को चूंकि गुफाओं के अंदर दफनाया गया है और उनके साथ कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी रख दी गई हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद इनका कुछ पारलौकिक जीवन में विश्वास भी था। शायद ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि शवों के साथ गुफाओं में जहां रहते थे वहां पर उसमें कुछ खाने पीने का सामान भी रख दिया है उन्होंने। मांस वगैरह जो भी खाते रहे हों वो भी रख दिया है। ये देखिए, चूंकि गुफाओं के अंदर पका हुआ मांस और जली हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, इससे पता चलता है कि इसी मानव ने सर्वप्रथम आग का व्यापक पैमाने पर प्रयोग करना शुरू किया। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। निएंडरथॉल मानव के लिए बहुत सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं। आग का व्यापक पैमाने पर प्रयोग, वाणी केंद्र विकसित हुए, श्रम विभाजन की परंपरा की शुरुआत, हमारे सांस्कृतिक जीवन का प्रारंभिक जो सूचनाएं हैं, जो साक्ष्य हैं, वो निएंडरथॉल मानव की जीवन शैली में परिलक्षित होते हैं। आगे देखिए, और अब बात होगी क्रो-मैग्नन मानव की। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का निकटतम पूर्वज है, करीबी पूर्वज है। और यह प्रश्न मेरे पास कई छात्रों ने भेजा भी था कि सर करीबी पूर्वज और आदि पूर्वज, आदि पूर्वज का मतलब पहला पूर्वज, और
निकटतम पूर्वज का मतलब है अभी का, अभी तुरंत, रिसेंट। तो मनुष्य का निकटतम पूर्वज कौन सा मानव है? वो क्रो-मैग्नन है। क्रो-मैग्नन के जीवाश्म हमको कहाँ से मिलते हैं? फ्रांस में क्रो-मैग्नन की चट्टानों से मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्रो-मैग्नन पड़ा। निएंडर मानव का नाम, निएंडरथॉल मानव का नाम, निएंडर जगह से पीकिंग मानव, जावा मानव, सब स्थलों के नाम से जाने जाते हैं। तो क्रो-मैग्नन का जीवाश्म कहाँ से मिला? हमें फ्रांस में मिला। और सबसे बड़ी बात यह है, पशुपालन इसने शुरू किया और इन्होंने कुत्ते पाले और शवों को नियमित धर्म क्रियाओं के साथ ये दफनाते भी थे। तो दफनाने की परंपरा की शुरुआत तो आपको मैंने बताया कि वो निएंडरथॉल मानव से शुरुआत हुई है, फिर आगे इसका डेवलपमेंट क्रो-मैग्नन और आज तक जारी है ये परंपरा। आगे देखिए। और अब बात होगी होमो सैपियंस की, आधुनिक मानव, जो आज से लगभग 30,000 वर्ष पूर्व, कितने हजार वर्ष पूर्व? 30,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल में अस्तित्व में आया। बहुत ध्यान देने की बात है, होमो सैपियंस की बात हो रही है, आधुनिक मानव की बात हो रही है, ठीक है ना। उच्च पुरापाषाण काल में अस्तित्व में आया और इसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके सभ्यताओं के विकास की ओर कदम बढ़ाया। आधुनिक मानव होमो सैपियंस कब अस्तित्व में आया? उच्च पुरापाषाण काल में अस्तित्व में आया। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें मैं आपसे और जल्दी से डिस्कस करने वाला हूँ। और अब देखिए डॉक्टर वी एस गुहा ने क्या बात करी है। डॉक्टर वी एस गुहा प्रागैतिहासिक मानव अस्थिपंजरों का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा, वी एस गुहा सर। और इन्होंने इस आधार पर मानव की प्रजातियों के 6 विभाजन किए, ठीक है ना। कितने विभाजन किए? 6 विभाजन किए। और सबके बारे में इन्होंने कुछ विशेष बातें रखी हैं और आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला वो कहते हैं नेग्रीटो, भारत की प्राचीनतम प्रजाति जिसने धनुष बाण की खोज की। और ये बात अभी आपको पढ़ने को मिलेगी तब जब मैं आपको पाषाण काल पढ़ाऊंगा। तो धनुष बाण की खोज की जिसका श्रेय है वो नेग्रीटो या निग्रोटो को है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड मानव, ध्यान रखिएगा, इसका संबंध लिंगोपासना, जैसे अभी आप पढ़ते हैं शिवलिंग की पूजा, तो लिंगोपासना का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड के साथ है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और आगे की प्रजातियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियंस, भूमध्य सागरीय। ध्यान रखिएगा, द्रविड़ जाति से संबंधित हैं, नगरीय सभ्यता, व्यापार, वाणिज्य और नौ परिवहन। नगरीय सभ्यता का मतलब आप ध्यान रखिएगा, भारत की पहली नगरीय सभ्यता का संबंध है हड़प्पा सभ्यता से। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति है उसका संबंध नगरीय जीवन से है, व्यापार, वाणिज्य और नौ परिवहन से है। और ये तीनों लक्षण हड़प्पा सभ्यता में उपलब्ध हैं। और फिर नार्डिक की बात हो रही है, अल्पाइन और मंगोलैंड्स के बारे में कोई विशेष बात नहीं है। और अब ये ध्यान रखिएगा, नार्डिक आर्यों के प्रतिनिधि हैं, वैदिक सभ्यता के जनक भी माने गए हैं। ध्यान रखिएगा, आर्यों के प्रतिनिधि, वैदिक सभ्यता के जनक या प्रणेता। और अब बात होगी कि मनुष्य के जीवाश्म हमारे पास कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो पहली बात यह है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा 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 ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि मानव का जीवाश्म 5 दिसंबर 1982 डॉक्टर अरुण सोनकिया, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने नर्मदा नदी घाटी में, हथनौरा ये जगह है, से प्राचीनतम होमो सैपियंस की खोपड़ी प्राप्त की। यह खोपड़ी मादा मानव की है।
ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अरुण सोनकिया 5 दिसंबर 1982 नर्मदा नदी घाटी में स्थित स्थल हथनौरा, और इन्होंने यहाँ से एक मादा मानव की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया। और अब बात आती है, ध्यान रखिएगा, दोनों बातें साथ में मैं बता रहा हूं। और मानव शिशु का कपाल, एक प्रश्न और भी आया है, औदय, ये नेट में पूछा गया प्रश्न है। और फिर इसके बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद ये यूपीपीसीएस में या फिर यूपीएससी में पूछा है, मुझे बहुत आइडिया याद नहीं आ रहा इस समय, लेकिन हाँ, ये औदय नेट में कंपलसरी वे में पूछा गया है कि मानव शिशु का कपाल जीवाश्म कहां से मिला है। औदय से मिला है। कहां पे ये जगह है औदय? तमिलनाडु में ये जगह है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो औदय से मिला है ये डॉक्टर पी राजेंद्रन को मिला है। ये जीवाश्म किसको मिला? अक्टूबर 2001 में डॉक्टर पी राजेंद्रन को मिला है। तो जो औदय का मानव जीवाश्म है वो डॉक्टर पी राजेंद्रन को मिला है, वो मानव शिशु का जीवाश्म है, कपाल जीवाश्म है। और जो डॉक्टर अरुण सोनकिया को मिला है वो वयस्क मानव का, मादा मानव का खोपड़ी का जीवाश्म है। और एक बड़ी बात है, भीमबेटका से होमो सैपियंस का एक जबड़ा मिलता है डॉक्टर वीएस वाकणकर को। ध्यान रखिएगा, ये 3 बातें आपके लिए लगातार मैंने एक साथ इकट्ठी करनी। औदय वाला पीएन राजेंद्रन, फिर उसके बाद नर्मदा हथनौरा डॉक्टर अरुण सोनकिया, और जबड़ा होमो सैपियंस का वो है भीमबेटका से डॉक्टर वीएस वाकणकर। ठीक है। और इस तरह मैं आज इस मानव के विकास के टॉपिक की समाप्ति की घोषणा कर रहा हूं। ये पहला एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था जिसमें आपने लगभग 15 से 20 टेक्निकल प्रश्नों को आज जान लिया। और अब मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से अगर कभी एक आध प्रश्न भी आएगा तो वो गलत नहीं होगा। अगला टॉपिक मैं आपसे पूरा पाषाण काल डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इस टॉपिक को तैयार करिए और मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।